दो टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट सेट यानी परिमित, नेक्स्ट क्लास से मैं यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर दूंगा। एक इनफाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक एम्प्टी सेट और एक नॉन एम्प्टी सेट। यानी एक तो खाली सेट यानी रिक्त समुच्चय को भी फाइनाइट कहते हैं, और जो अरिक्त होता है उस टाइप का भी फाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट सेट दो प्रकार के होते हैं, या तो गणनीय यानी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट भी इनफाइनाइट होता है, और एक अनकाउंटेबल सेट। अगणनीय, मेरे कहने का मतलब है मैं काउंटेबल सेट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, या तो फाइनाइट या इनफाइनाइट। काउंटेबल सेट जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, या तो फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट। यानी खुद में जो फाइनाइट सेट होगा वो भी एक काउंटेबल सेट होगा, जो फाइनाइट सेट होगा वो भी काउंटेबल होगा, और जो इनफाइनाइट मतलब काउंटेबल सेट जो होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी। एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल सेट, बट जो इनफाइनाइट सेट है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईदर काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल सेट। ठीक है ना? तो काउंटेबल सेट को मैं दो प्रकार से डिवाइड कर सकता हूं, फाइनाइट सेट और, या कह लो अगर मैं इस तरीके से ना कहना चाहूं तो, किसी सेट को अगर एक तो इस तरह की मैंने डिवाइडेशन कर दी है, एक और तरीके से डिवाइडेशन करूं तो किसी भी सेट को दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, या तो काउंटेबल सेट या अनकाउंटेबल सेट। या तो इनफाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट की बात कर लो, या इसकी। अगर कोई सेट काउंटेबल है तो फिर दो प्रकार का हो सकता है, या तो फाइनाइट, काउंटेबल सेट जो हो सकता है या तो फाइनाइट होगा और या फिर इनफाइनाइट हो सकता है, और अनकाउंटेबल सेट हमेशा इनफाइनाइट होगा। यानी इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हर फाइनाइट सेट काउंटेबल सेट होता है, मगर जो इनफाइनाइट सेट हो सकता है, इनफाइनाइट सेट होता है वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। मतलब मैं किसी भी समुच्चय को इस प्रकार से डिवाइड कर सकता हूं, जो डिवाइडेशन फाइनाइट और इनफाइनाइट की कैटेगरी में भी हो सकता है और काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में भी हो सकता है। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो बात सुने मेरी। अगर किसी सेट को काउंटेबल कहा जाता है, वो कब कहेंगे, अब मैं परिभाषा लिखूंगा, एक बार ये लिख लें पूरी, फिर मैं आपको परिभाषा लिख के दिखाऊंगा। यानी कोई भी काउंटेबल सेट जो होता है वो, कोई भी फाइनाइट सेट होता है वो काउंटेबल होता है, जो इनफाइनाइट सेट होता है वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, गणनीय और अगणनीय। एक बार ये नोट करें ताकि मैं आपको इसको पूरा बताऊं। ताकि मैं इसको आपको पूरा समझाऊं। वैसे ये हमें इतना जरूरी नहीं है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा एक बार कर लेते हैं। नोट कर लिए? नोट कर लिया स्टूडेंट्स? रिप्लाई कर दें।
नमस्ते नमस्ते। तो अब देखिए, सुने, काउंटेबल सेट दो कैटेगरी में है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट भी दो कैटेगरी में है, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। अब सुने, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है। काउंटेबल सेट दो कैटेगरी में, एक तो फाइनाइट सेट, और जो इनफाइनाइट है इसको लिखा जाता है काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब काउंटेबल और इनफाइनाइट हो, और जो अनकाउंटेबल होता है वो तो इनफाइनाइट होता ही है। बट अब ये कौन कौन सा इनफाइनाइट, अब इसकी बात कर रहा हूं। फाइनाइट सेट देखिए किसे कहते हैं, अ सेट एस इज सेट टू बी फाइनाइट if there exists one map from S to set of natural number। अगर आप सेट S से नेचुरल नंबर पे कोई भी एकाकी प्रतिचित्रण दिखा पाओ तो ऐसा सेट क्या होता है, ऐसा सेट फाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट, अब मैं नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट की बात कर रहा हूं। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, स्टूडेंट जो एम्प्टी सेट होगा वो तो हमें पता ही है, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो। अब इसका मतलब क्या है, अगर इधर नेचुरल नंबर है, यहां आप कैसा भी फाइनाइट सेट ले लो, चाहे उसमें 10 एलिमेंट ले लो, चाहे 100, चाहे 1000, तो आप देख रहे हो इधर आपको n एलिमेंट में, ये n अगर 100 होता, इधर आपको आराम से 100 एलिमेंट मिल जाएंगे। भाई इधर तो पूरा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 100 से तो ज्यादा ही एलिमेंट है ना। तो आप देख सकते हो, आप एक एक एलिमेंट को अलग अलग पे भेज दोगे तो यहां से आपको S से n पर एक आपको 1-1 मैप मिल गया है। अगर सेट S से n पर आप 1-1 मैप को डिफाइन कर पाओ, कोई ऐसा मैपिंग मिल जाए जो S से n पर एकाकी हो, तो आप क्या बोलोगे, इस सेट S को नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट कब होता है, अगर उस सेट S से n पर आपको एकाकी यानी 1-1 मैप मिल जाए। आप 1-1 मैप ऐसा डिफाइन कर पाओ जो S से n पर हो, S से n पर 1-1 मैप डिफाइन कर पाओ, तो ऐसा सेट S क्या हो जाता है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हो जाता है। स्टूडेंट 1-1 का मतलब हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज आए, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और अलग अलग इमेज होनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां अगर 100 एलिमेंट होते और इधर, या इधर 5 होते, चल 4 होते और इधर 2 होते, तो आप सबको अलग अलग पे भेज नहीं सकते थे। अब इसको अगर इनमें से कहीं भेज दिया तो आप ये नहीं कह पाओगे हर किसी का अलग अलग आंसर आ रहा है। बट अगर वो फाइनाइट सेट है तो उसमें नेचुरल नंबर से कम एलिमेंट होंगे, और नेचुरल नंबर से कम एलिमेंट होंगे तो आपको यहां नेचुरल नंबर में इतने एलिमेंट मिल जाएंगे कि हर एलिमेंट को आप अलग अलग भेज पाओ, अलग अलग मैप कर पाओ। तो आप क्या बोल दोगे, सेट कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है, को फाइनाइट कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट 1-1 मैप फ्रॉम S to n। सेकेंड, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, यानी ऊपर वाले की मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नेचुरल नंबर से कम हो। नॉन एम्प्टी सेट में ऐसा होता है, एम्प्टी सेट में तो खैर 0 एलिमेंट है ही। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब ये सेट इनफाइनाइट तो है बट ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। स्टूडेंट्स अब आप देख लीजिए, आज हम इनफाइनाइट पे भी अलग अलग बात कर रहे हैं, और इसका काम किया था कैंटर ने। कैंटर एक मैथमेटिशियन है जिसने कहा था किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो पावर सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उससे हमेशा कम होता है। पावर सेट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं घात समुच्चय। और किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, 2 की पावर n। पावर सेट का मतलब क्या होता है,
किसी समुच्चय के सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट एस इज कॉल्ड पावर सेट। तो किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसके पावर सेट में उससे ज्यादा एलिमेंट होते हैं। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट बताया था, और ये रिजल्ट बताया था कैंटर ने, ये रिजल्ट दिया था कैंटर ने। और आप कहोगे सर ये तो बड़ा ऑब्वियस हो गया, अगर सेट एस में एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है? एक। सेट में 5 एलिमेंट हो गए, इसमें 2 की पावर 5। सर n से तो 2 की पावर n बड़ा होगा, इसमें क्या बड़ी बात बोल दी उसने जब ये बात बोली तो उसमें देखो क्या खास बात आ गई। अगर किसी सेट S में इनफाइनाइट एलिमेंट है, किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए? अगर सेट नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट है पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए? अब आप कहोगे सर ये भी इनफाइनाइट है, 2 की पावर इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है, बट कैंटर ने इनफाइनाइट को अलग करके छोड़ दिया। यानी कैंटर ने इनफाइनाइट को डिवाइड कर दिया कि ये छोटा इनफाइनाइट है, ये बड़ा इनफाइनाइट है। तो कैंटर ने जो काम किया है वो बहुत ही जबरदस्त काम किया है। कैंटर ने यही तो थ्योरम बोल रहे थे कि किसी सेट एस से अगर उसके जो किसी सेट में जितने एलिमेंट है उसके पावर सेट में हमेशा उससे ज्यादा एलिमेंट होंगे, बराबर भी नहीं, ज्यादा एलिमेंट होंगे। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता किसी सेट से उसके पावर सेट पे कोई ऑन टू मैप डिफाइन नहीं होगा, ऐसी लैंग्वेज अभी यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमारी राह दूसरी है, ओपन सेट क्लोज सेट, हम इस राह पे जाएंगे, इस तरफ मुझे बढ़ना भी नहीं है। तो कैंटर सेट ने बोला था किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसके पावर सेट में उससे ज्यादा एलिमेंट होता है। पावर सेट का मतलब होता है किसी सेट के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। यानी किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट है। फाइनाइट में ये दिख रहा है, बट इनफाइनाइट में क्या होगे? अगर n में इन्फिनिटी एलिमेंट है तो इसमें 2 की पावर इनफाइनाइट एलिमेंट है, वो भी इनफाइनाइट है। तो उसने बोला ये इनफाइनाइट से ये वाला इनफाइनाइट बड़ा है, यानी उसने फाइनाइट को डिवाइड किया है, और जिसने इनफाइनाइट को डिवाइड कर दिया, और जब उसने इनफाइनाइट को डिवाइड कर दिया तो ये ऑब्वियसली, और इसका जो प्रूफ था काफी लेजेंडरी प्रूफ है, काफी जबरदस्त प्रूफ है, बहुत अच्छा प्रूफ है इसका, तो उसने ये दिया था। तो मैं अब ये जो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कह रहा हूं और अनकाउंटेबल कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये इनफाइनाइट और इनफाइनाइट बराबर हो। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि इनफाइनाइट और इनफाइनाइट भी बड़ा और छोटा होता है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट भी बड़ा और छोटा होता है। जैसे हमारे लिए देवताओं की जो शक्तियां हैं वो इनफाइनाइट है, भैया कुछ भी है, वो तो अपना इंद्र देवता आते हैं, अपना वज्र दिखाते हैं, उसमें से कुछ निकलता है, जैसे आप देखते हो सीरियल्स में। मगर जो कृष्णा है, मतलब जो विष्णु जी हैं, वो उनसे भी अलग लेवल के इनफाइनाइट है एक तरह से। जब इनसे कुछ नहीं होता तो उसके पास जाते हैं। दोनों हमारे लिए तो दोनों इनफाइनाइट है, हम तो दोनों में से किसी के बारे में नहीं सोच सकते, मगर दोनों में खुद में आपस में बहुत गैप है। तो खैर, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, तो देखिए, और सेट एस इज सेट टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट। A set S is said to be countably infinite। तो किसी सेट S को हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कब कहेंगे? मतलब इनफाइनाइट तो हो बट काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब गणनीय, गिनती से रिलेटेड है, मतलब जिस सेट में उतने ही एलिमेंट हो जितने नेचुरल नंबर में हैं। सर नेचुरल नंबर और जेड की कार्डिनलिटी इक्वल कैसे है? 10 मिनट रुक जाओ, बताता हूं। सेट एस को हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहते हैं। सेट एस काउंटेबली इनफाइनाइट कब होगा? काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब जिस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट, काउंटेबली का मतलब गणनीय, गिनती, यानी जिस सेट की कार्डिनलिटी उतनी ही हो जितनी नेचुरल नंबर की होती है, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। यानी सेट एस इज सेड टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट इफ देयर एग्जिस्ट 1 1 and onto map from S to N। अगर S से N पर आप एकैकी आच्छादक दिखा पाओ, इफ देयर एग्जिस्ट, एक भी एकैकी आच्छादक मिल गया
एकाकी आच्छादक का मतलब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर एक एलिमेंट हो, इसके हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां एक एलिमेंट हो, यानी एक तरह से इस सेट के हर एलिमेंट को संभालने वाला इस सेट में एक एलिमेंट दिखे और इस सेट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां उसकी प्री इमेज दिखे। अभी आप 1 1 ऑन 2 से इतना ही समझ लें बस। 1 1 ऑन 2 का मतलब होता है, ऑन 2 का मतलब क्या होता है, y के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग x में एक ऐसा एलिमेंट मिले सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। वरना आप सीधा ये समझ लें 1 1 ऑन 2 से कि इस सेट में जितने एलिमेंट है उस सेट में उतने ही एलिमेंट हो। अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिस सेट की कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के बराबर हो वो सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, और इस सेट का दूसरा नाम होता है डी न्यूमरेबल सेट। ठीक है ना। और अगर कोई इनफाइनाइट सेट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है, डी न्यूमरेबल नहीं है, उसे हम अनकाउंटेबल सेट कहते हैं। द सेट, और इसकी कार्डिनलिटी को हम कहते हैं एलएफ नॉट। एलएफ नॉट कहते हैं, एलएफ नॉट कहते हैं, वो जैसा भी बना लो, जिस टाइप से आप बनाना चाहो वो जिस टाइप का होता है ये एलएफ नॉट। द सेट विच इज नॉट denumerable, the set which is not countable, the set which is not countable is called uncountable set। ये अपना मुद्दा नहीं है, बट मैं फिर भी अगर आपसे बात करना चाहूं, अगर आपसे बात करना चाहूं तो इन्फिनिटी को कैसे ब्रेक किया है, ये सबसे छोटा इन्फिनिटी है, ये सबसे छोटा इन्फिनिटी है जिसमें जिसकी कार्डिनलिटी एलएफ नॉट होती है। ठीक है ना। इनफाइनाइट मैंने क्या कहा है, सेट एस की कार्डिनलिटी उसके पावर सेट से हमेशा कम होती है, यानी अगर किसी सेट में एलएफ नॉट एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए, 2 रेज़ टू पावर एलएफ नॉट। और इसी को हम कहते हैं कॉन्टिनम नंबर। इसका अगला होता है, इसका अगला होता है, इसको आप LF1 भी कहते हैं, कई LF1 भी कहते हैं। अगला होता है LF2, जो कैसा होता है, 2 रेज़ टू पावर एलएफ नॉट, 2 रेज़ टू पावर एलएफ नॉट। अगला 2 रेज़ टू पावर एलएफ नॉट, ऐसा। बट अभी आप इन मुद्दों पे ना रखें, मैं तो ये बता रहा हूं इन्फिनिटी को अलग अलग तोड़ा गया है, मगर ये इन्फिनिटी में खास बात क्या है, इस इन्फिनिटी और इस इन्फिनिटी के बीच में और कुछ नहीं है। इसके बाद अगला नंबर यही है, उसके बाद अगला नंबर यही है, उसके बाद अगला नंबर यही है। और ये काम किया था कैंटर ने। कैंटर ने इनफाइनाइट को तोड़ के रख दिया था। ये छोटा इन्फिनिटी है, सेट एस में जितने एलिमेंट है उससे पावर सेट में उससे ज्यादा एलिमेंट होंगे, ये बताया था। मतलब अगर इसमें एलिमेंट है n तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 2 की पावर n। इसमें एलिमेंट है 2 की पावर n तो इसमें होंगे 2 की पावर n। इसमें एलिमेंट होंगे 2 की पावर n तो इसमें होंगे 2 की पावर n। ऐसे मतलब सारे इनफाइनाइट बराबर नहीं है। अब जैसे एक स्टूडेंट ने बोला, सर नेचुरल नंबर और पूर्णांकों में अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर कैसे हैं। खैर ये अपना कंसर्न नहीं है, मैं इसको बस मिटा रहा हूं, जो अपना मेन काम है मैं वहां आ रहा हूं। सो खैर अब आप देखिए, तो कोई सेट जो काउंटेबल नहीं होता उस सेट को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। अच्छा देखिए, यानी कोई सेट काउंटेबल कब होएगा, अगर आप एक एकाकी और आच्छादक दिखा पाओ। सो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब जैसे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर इंटीजर और नेचुरल नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर कैसे होते हैं।
इनफाइनाइट में हम वैसे चेक नहीं करते जैसा फाइनाइट में करते हैं। फाइनाइट में यहां 3 दिखे, यहां 3 दिखे, आपने कहा देखो 3 और 3 तो बराबर होते हैं, हो गया बराबर। बट इनफाइनाइट में ऐसा नहीं है, जिसका एक एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को देता हूं कि सपोज कीजिए एक जयपुर में एक आदमी है जिसके पास एक होटल है जिसमें इनफाइनाइट कमरे हैं। वो अपने गांव गया, उसने कहा भाई इनफाइनाइट कमरे हैं, किसी को भी रहना हो आ जाना। तो सब आ गए, ठीक है भाई, कभी मौका मिलेगा तो जयपुर आएंगे, रहेंगे, इनफाइनाइट कमरे हैं। एक इंसान आया जयपुर, उसने मैनेजर से पूछा मुझे यहाँ रहना है। उसने कहा सॉरी सर, सारे कमरे बुक हैं, पूरे बुक है। तो उसने कहा यार गांव में आके तो बड़ी डींगे मारता है, इसको फ़ोन करता हूँ। उसने फ़ोन किया और बोला कि यार यहाँ तो मैनेजर तो कह रहा है सारे कमरे बुक हैं, तू कह रहा था इनफाइनाइट कमरे हैं। तो उसने कहा मैनेजर को फ़ोन दे, मैनेजर को फ़ोन दिया। उसने कहा जिसका जो कमरा नंबर है उस कमरे नंबर में 1 ऐड कर और उसको वहाँ शिफ्ट कर दे। तो जिसका कमरा नंबर 1 था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, 2 नंबर कमरे में। जिसका कमरा नंबर 2 था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, कमरा नंबर 3 में। तो इस टाइप से पहला कमरा खाली हो गया तो वो दोस्त वहां शिफ्ट हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते सर कोई इंसान बाहर चला गया, आप मुझे उसे पुराना नंबर कमरा बताओ, मैं आपको उसका नया कमरा नंबर बता दूंगा। तो इस हिसाब से कोई इंसान बाहर भी नहीं गया और पहला कमरा खाली हो गया। अगर ज्यादा लोग आ जाते वो ऐसा भी कर सकता था, जिसका जो कमरा नंबर है उसको उस कमरा नंबर को 2 से गुना करो, वहां शिफ्ट कर दो। तो पहला कमरा नंबर दूसरे कमरे में चला गया, दूसरे कमरे वाला चौथे में चला गया, तीसरा कमरे वाला 6 में चला गया, चौथे कमरे वाला 8 कमरे में चला गया। तो इस हिसाब से आपको जितने भरे हुए दिख रहे हैं उतने ही खाली दिख रहे हैं, कोई इंसान बाहर भी नहीं गया। आप मुझे उसका पुराना कमरा नंबर बताओ, सर उसका पुराना कमरा नंबर 2 करोड़ था, मैं कहूँगा नया कमरा नंबर 4 करोड़ है, कमरे तो इनफाइनाइट है ना। तो जो फाइनाइट की डेफिनेशन होती है इनफाइनाइट में वैसी डेफिनेशन नहीं होती। एक बच्चा कह रहा सर 84 लाख करोड़, बिल्कुल सही। सो खैर जो भी है, तो देखिए अब एक बच्चे ने कहा सर जिसमें नेचुरल नंबर के बराबर एलिमेंट होते हैं उसे काउंटेबल इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है सर, बट जेड में जेड तो नेचुरल नंबर से बड़ा है ना। अभी तो मैंने आपको बताया ऐसा नहीं होता, जो आपको भरा हुआ लग रहा है अच्छा एक समुंदर है, आपने समुद्र में देखा कितनी बूंदे हैं, आपने देख लिया यार ये तो इनफाइनाइट बूंदे हैं, आप उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल दो, अब ऐसा लगा अब कम दिख रही है साफ। रात को मैं आया था तब तो यहाँ पर फुल लग रहा था, इसमें अनकाउंटेबल या कह लो इनफाइनाइट बूंदे थी, अब साफ पता लग रहा है वहां से एक बाल्टी निकल गई है। ऐसा होता है क्या, समुद्र से एक बाल्टी निकालो, समुद्र कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखिए z इज इक्वल टू एन यूनियन। अब देखिए अब अगर मुझे बताना है n और z में बराबर एलिमेंट है, जितने n में एलिमेंट है उतने ही z में है, तो देखिए मैं एक प्रतिचित्रण दिखा रहा हूं आपको नेचुरल नंबर से पूर्णांकों के समुच्चय पे। पूर्णांकों के समुच्चय को z से दर्शाते हैं, जर्मन लैंग्वेज में नंबर्स को कहते हैं ज़ेहलन, इसलिए z द्वारा लिखा जाता है। तो देखिए f ऑफ n इज इक्वल टू n by 2 if n is even minus if n is odd। मैंने एक फलन बनाया ऐसा कि कौन सा एलिमेंट किसको संभालेगा वो इस रूल के अनुसार संभाल रहा है। तो देखिए जब मैंने 1 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आया, n जब विषम है 0। जब मैंने 2 पुट किया 1, जब मैंने 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया, 6, 7, तो आप देखिए ये नेचुरल नंबर इस हिसाब से चलता ही जाएगा और ये भी लगातार चलता जाएगा। तो आप देख रहे हो इसका हर एलिमेंट इसके एक एलिमेंट को जरूर संभालेगा और इसका हर एलिमेंट किसी ना किसी द्वारा मैप हो रहा है। तो आप मुझे कोई भी पूर्णांक दे दो, देखो हर एलिमेंट के लिए आपने 1 1 ऑन 2 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दी। आप ऐसा नहीं कह सकते सर ये बीच में आगे जाके खत्म हो जाएगा और इसमें चलता रहेगा। आप मुझे कोई पूर्णांक दो, मैं आपको बता दूंगा कि किस नेचुरल नंबर के लिए वो आएगा। आप मुझे कोई नेचुरल नंबर दो, मैं बता दूंगा उसका आंसर क्या होगा। तो हर नेचुरल नंबर के लिए आपको एक पूर्णांक मिल रहा है, हर पूर्णांक के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कई कहते हैं अगर आप एक सीक्वेंस में इसे अरेंज कर पाओ और अब हर
उसके एक एक एलिमेंट के लिए आप एक एक नेचुरल नंबर लिख दो तो आप समझ लेना वो सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा और उस सेट में उतने ही एलिमेंट हो जाएंगे जितने पूर्णांक में है। भाई इसमें तो ज्यादा तब होते हैं ना जब ये खत्म हो जाता और इसमें आगे चलते रहते, जैसे ये। अब आप कहोगे पहला सेट जो है उससे दूसरे सेट में ज्यादा एलिमेंट है, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक एक के साथ करते हो तो भी 4 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, बट ऐसा नेचुरल नंबर और इंटीजर में नहीं है। आप इस टाइप से कोई भी नेचुरल नंबर दे दो, मैं बता दूंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर कौन सा है, कोई भी इंटीजर बोल दो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर कौन सा है। सो ये नेचुरल नंबर और इंटीजर दोनों में एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस टाइप से वो डिफाइन प्रूव किया जाता है, बट हमारा कंसर्न इससे नहीं है। मैंने थोड़ा सा काउंटेबल अनकाउंटेबल बस डेफिनेशन बतानी थी, बट ठीक है स्टूडेंट ने पूछ लिया था तो यहां तो ये तो बहुत छोटा है। अब आप समझ रहे हैं इंटीजर के रैशनल नंबर कितना बड़ा होता है। रैशनल नंबर में एलिमेंट कैसे होते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में, जहां p इंटीजर है q नेचुरल नंबर। अब ये मत कहना सर p और q दोनों इंटीजर हैं, q जीरो नहीं है, बात एक ही है। अगर आप p और q दोनों इंटीजर ले लो तो आप -2 और -3 लोगे तो वो भी 2/3 ही है, जो मेरा वैसे ही 2/3 आ जाएगा। आप कोई भी बोल दो वो इससे काम हो रहा है। और GCD ऑफ p एंड q इज 1। कॉमन ना हो, वरना 2/4 भी लिख दोगे आप, 1/2 भी लिख दोगे, बार बार रेपिटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये भी क्या होता है, इसमें भी उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने नेचुरल नंबर में होते हैं। अब आप सोचो ये तो कितना ही बड़ा है, ये तो कितना ही बड़ा है। आप समझ रहे हो रैशनल नंबर कितना है। रैशनल नंबर तो असल में यहां पर इंटीजर आते जाएंगे, यहां नेचुरल नंबर आते जाएंगे, हर इंटीजर और नेचुरल नंबर के लिए बन रहा है। आप समझिए ये क्यों ऐसा बना है। p बाई 1, p क्या है, इंटीजर, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए जितने पूर्णांक है। अरे 1/1, -1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, इसमें कितने एलिमेंट है जितने पूर्णांक है। p की जगह क्या लिखोगे, पूर्णांक। इसमें कितने एलिमेंट है जितने पूर्णांक है, इतने इतने एलिमेंट। तो पूर्णांक 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 इस टाइप से। तो सोचो q में तो कितने ही एलिमेंट है, जो पूर्णांक के बराबर, फिर पूर्णांक के बराबर, फिर पूर्णांक के बराबर, फिर पूर्णांक के बराबर। तो ये काम कितना सारा हो जाएगा, मगर फिर भी नेचुरल नंबर और पूर्णांक में अवयवों की संख्या, सॉरी नेचुरल नंबर और परिमेय संख्याओं में अवयवों की संख्या क्या है, बराबर है। नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है और रैशनल नंबर की कार्डिनलिटी है वो बराबर होती है। और ठीक है उसको जैसे भी प्रूव किया जाता है, क्योंकि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल में इंटरेस्टेड नहीं है। बट अगर आप बोलो तो मैं एक बार इसको भी करके दिखा सकते हैं। उसके लिए क्या है, अगर आप एक ऐसे सीक्वेंस में लिख पाओ कि आपका कोई रैशनल नंबर मिस ना हो तो काम हो जाता है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, इनका टोटल बढ़ाते जा रहे हो, टोटल 2 है, टोटल 3, टोटल 4, टोटल 4, टोटल 5, ऐसे। तो इस टाइप से अगर आप लिखते जाओ तो आप देखना जो भी आप मुझे परिमेय संख्या बोलोगे वो इनमें से ही कोई होगा। लिखते जाएंगे इसी टाइप से होगा। अब हर परिमेय संख्या के लिए आप आगे क्या करोगे, एक एक नेचुरल नंबर लिखते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अरे इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप इस तरीके से देखते सकते हो कि अगर A में 3 एलिमेंट हैं या A में 2 एलिमेंट हैं तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होते हैं, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, 1 1, 1 2, 2 1, 2 2, 4 एलिमेंट होते हैं। अगर A में 2 एलिमेंट है तो A क्रॉस A में 2 गुना 2 4 एलिमेंट होते हैं। तो नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट हैं
n क्रॉस n में तो सर उसके सीधा ज्यादा एलिमेंट हो गए। अगर n में 5 एलिमेंट होते तो n क्रॉस n में तो 25 एलिमेंट हो जाते। सर ये तो इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गए तो ज्यादा एलिमेंट हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये देखिए n क्रॉस n में एलिमेंट कैसे होंगे, 1 1 1 2। इन्फिनिटी वैसा नहीं होता है जैसा फाइनाइट होता है। 2 1 2 2 2 3 2 4 चलता जाएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 ऐसे चलता जाएगा। तो अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, यही बात है, इस जिसका टोटल बढ़ता जाए। टोटल कितना है, 2 है, टोटल 3, टोटल 4, टोटल 5, टोटल 6, ऐसे अरेंज करता जाऊंगा। और इस टाइप से आप सारे अरेंज कर दोगे और इनके सामने नेचुरल नंबर रखते रहोगे। हर नेचुरल नंबर के लिए आपको एक एलिमेंट मिलेगा, हर एलिमेंट के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो आप कहोगे n क्रॉस n में उतने ही अवयव है जितने n में अवयव है। इनफाइनाइट वैसा नहीं होता जैसा कि फाइनाइट होता है। आप इनफाइनाइट में कह सकते हो किसी के होटल में सर 20 कमरे हैं, अगर आप सबको अगले अगले कमरे में शिफ्ट कर दो, पहला कमरा खाली कर दो, तो 20वां आदमी तो बाहर निकल जाएगा। बट इनफाइनाइट के साथ वो स्थिति नहीं होती है। तो इनफाइनाइट को उस तरीके से नहीं देखा जाता जैसे फाइनाइट में होता है। ठीक है, तो ये बस मैंने डेफिनेशन बतानी थी काउंटेबल क्या होता है, और जो काउंट नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं। अब हम अपनी डेफिनेशंस पे आते हैं जो मुझे एग्जाम में जरूरत है। बढ़ूं आगे। अरे इसकी टेंशन ना लो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ काउंटेबल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन लिखनी थी मुझे। अब लिखे इंपॉर्टेंट, अब से स्टार्ट है। पहले लिखे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। टोपोलॉजी में बहुत डेफिनेशन पड़ी है ये नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, जिसे हिंदी में कहते थे बिंदु का प्रतिवेश। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट यानी हिंदी में कहते थे बिंदु का प्रतिवेश। अ सेट n, स्टूडेंट मैं नेचुरल नंबर को हमेशा ऐसे लिखूंगा, अ सेट n is said to be neighborhood of a point. A set n is said to be neighborhood of a point A. कोई सेट n किसी बिंदु A का नेबरहुड कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए। इसी चीज को हम मीट्रिक स्पेस जो कि पहला यूनिट है बढ़ा देते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट, अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल आई मिल जाए जो स्टूडेंट ए को कंटेन करे और खुद एन को के अंदर हो। किसी सेट एन को किसी पॉइंट ए का नेबरहुड यानी प्रतिवेश कब कहेंगे, किसी सेट एन को किसी पॉइंट ए का नेबरहुड कहेंगे z काउंटेबल है क्योंकि उसमें नेचुरल नंबर के बराबर एलिमेंट है। जिस सेट में नेचुरल नंबर के बराबर एलिमेंट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, वो भी काउंटेबल की कैटेगरी में आता है। जब नेचुरल नंबर के बराबर एलिमेंट है तो काउंटेबल हो गया, जिसमें नेचुरल नंबर के बराबर एलिमेंट नहीं है वो अनकाउंटेबल है। जैसे ये, इसमें ज्यादा एलिमेंट है, ये अनकाउंटेबल है, बट वो अभी कंसर्न नहीं है ना हमारा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें ज्यादा एलिमेंट होते हैं, इसमें उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने रियल नंबर में होते हैं। अब आप ये मत कहना सर रियल नंबर तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा है,
ये 0 से 1 है, बिल्कुल है, बट दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर। इनफाइनाइट वैसा नहीं होता जैसा फाइनाइट होता है, बार बार बोल दिया है मैंने। उनको फिर थ्योरी से प्रूव किया जाता है। तो सेट n को हम किसी पॉइंट a का नेबरहुड कब कहते हैं? अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल I मिल जाए जो पॉइंट को तो कंटेन करे, जो अपने अंदर पॉइंट को रखे, और वो पूरा का पूरा इंटरवल खुद n के अंदर हो। यानी किसी पॉइंट a को किसी सेट n का नेबरहुड कब कहेंगे? किसी पॉइंट a को किसी सेट n का नेबरहुड कब कहेंगे? अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए जो पॉइंट को अपने अंदर रखता है और खुद पूरा का पूरा n के अंदर है, तब हम कहेंगे यस, दिस n इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट a, दिस n इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट a। और इस a को क्या कहेंगे? एंड a इज कॉल्ड an interior point, and A is called interior point of n। सेट n को पॉइंट A का क्या कहेंगे? नेबरहुड कहेंगे, और पॉइंट A इस सेट n का आंतरिक बिंदु यानी इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फिर कह रहा हूं यूनिट स्टार्ट अभी आगे होगी, ये तो जस्ट अपने को डेफिनेशन जाननी थी, उसके आगे एग्जांपल भी जानने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं लिख लेता हूं। सेट n, सेट z, सेट q, फाइनाइट सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ any of its point। ये जितने भी सेट हैं ये अपने किसी बिंदु के नेबरहुड नहीं है, अपने किसी बिंदु के नेबरहुड नहीं है। मेरी बात सुन ले, नेबरहुड होने के लिए अगर कोई सेट काउंटेबल है तो वो कभी किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? आप सुन ले ध्यान से। ये रहा मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट। स्टूडेंट थ्योरम है, जब आगे थ्योरम्स आएगी वो तो आसान होगी, ये तो जस्ट एक बार सुन ले। नेचुरल नंबर किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। कोई भी नेचुरल नंबर उठा ले, 2। अगर नेचुरल नंबर किसी भी पॉइंट का नेबरहुड है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा इंटरवल मिलेगा, एक ऐसा इंटरवल मिलेगा जो इस पॉइंट 2 को रखता है और खुद नेचुरल नंबर के अंदर है। मगर कोई भी इंटरवल नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, क्योंकि इस इंटरवल के ये सारे पॉइंट, क्योंकि छोटे से छोटे इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी आते हैं, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर भी आते हैं, और जिस इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल और इर्रेशनल दोनों हैं वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर के अंदर कैसे आ गया? समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला है, अगर मैं पूछता हूं क्या सेट n अपने किसी भी बिंदु का प्रतिवेश है, सेट n किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता। टपोलॉजी में पूरे टाइम आपने ऐसा ही कुछ किया होगा, नेबरहुड चलता ही रहा था। ये तो बस मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूं आपको क्या डेफिनेशन थी। तो नेबरहुड की क्या डेफिनेशन है? अगर मैं किसी सेट n को किसी पॉइंट का नेबरहुड कहता हूं, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट को रखने वाला कम से कम एक ऐसा इंटरवल मिलेगा जो पॉइंट को कंटेन करता है और खुद n के अंदर है। बट पॉइंट को कंटेन करने वाला जो भी आपने इंटरवल लिया है वो कभी n के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि इस छोटे से इंटरवल में भी इनफाइनाइट रैशनल और इर्रेशनल नंबर होंगे, और जहां इर्रेशनल और रैशनल दोनों आ गए तो वो नेचुरल नंबर के अंदर कैसे है? सारे इर्रेशनल नेचुरल, सारे इनफाइनाइट रैशनल और इर्रेशनल इसके बीच में थोड़ी ना आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? अपने किसी बिंदु का प्रतिवेश नहीं है। अरे वैसे दूसरी बात देख लो सर, छोटे से छोटा इंटरवल जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और कोई अनकाउंटेबल किसी काउंटेबल के अंदर नहीं आ सकता, ऐसा भी देख सकते हो।
दूसरी बात अगर मैं और बात करूं तो क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी इर्रेशनल इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट भी अपने किसी बिंदु का नेबरहुड नहीं है, क्योंकि कोई भी इर्रेशनल उठा लो, कोई भी इर्रेशनल उठा लो, उसको रखने वाला छोटे से छोटा इंटरवल ले लो, वो क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आएगा पूरा इंटरवल, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर इर्रेशनल के साथ साथ रैशनल बिंदु भी तो होंगे, और जिस इंटरवल में रैशनल और इर्रेशनल दोनों है वो पूरा का पूरा इंटरवल क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर कहां से आ गया, क्योंकि क्यू कॉम्प्लीमेंट में तो रैशनल नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट अपने किसी बिंदु का प्रतिवेश नहीं है। आर अपने सभी बिंदु का प्रतिवेश है। सभी बिंदुओं का प्रतिवेश है। अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। चेक करना चाहोगे, ये रहा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी मान लो, इसके अंदर का कोई भी बिंदु उठा लो, कोई भी जैसा मर्जी पॉइंट उठा लो, जितना मर्जी वन के नजदीक उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट को रखने वाला एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल रहा है जो इस पॉइंट को रखता है और खुद ओपन इंटरवल 1,2 के अंदर है, और ये काम आप इसके अंदर के हर पॉइंट के लिए कर सकते हैं। आप जो मर्जी पॉइंट उठा लो, चाहे आप 1.99999 करते करते 1000 बार 9 कर लो, इतना नजदीक, तो आपने एक इंटरवल ये पॉइंट लिया है 2 के नजदीक 1 पॉइंट जिसमें 1000 बार 9 है, तो इससे बड़ा एक पॉइंट होगा 1.1001 बार 9, वो वाला पॉइंट उठाया, और एक बार 1000 से एक कम 999 बार 9, इस इंटरवल, ये पूरा का पूरा इंटरवल इसके अंदर जरूर आएगा 1 और 2 के बीच में। तो कोई भी पॉइंट उठा लो, उसको रखने वाला आपको एक ऐसा इंटरवल मिल रहा है जो पॉइंट को रखता है और खुद सेट के अंदर है। जबकि अगर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी की बात करता, अब ये अपने सभी बिंदु का प्रतिवेश नहीं है। ये किस बिंदु का प्रतिवेश नहीं है, किस बिंदु का नेबरहुड नहीं है, एंड पॉइंट का। मान लो क्लोज इंटरवल 1 2 होता, तो 1, ये जो इंटरवल है ये 1 का नेबरहुड नहीं है। ये जो इंटरवल है स्टूडेंट, ये 1 का नेबरहुड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ऐसा इंटरवल नहीं मिल रहा है जो 1 को रखे और खुद इसके अंदर हो। अगर मैं इस इंटरवल को 1 का नेबरहुड बोलता हूं, अगर मैं इस सेट को 1 का नेबरहुड बोलता हूं, इसका मतलब 1 को रखने वाला एक ऐसा इंटरवल मिल रहा है जो 1 को कंटेन करे और खुद क्लोज इंटरवल 1,2 के अंदर हो। बट 1 को रखने वाले छोटे से छोटे इंटरवल में 1 के लेफ्ट साइड के पॉइंट आ जाएंगे, और 1 के लेफ्ट साइड के पॉइंट आ जाएंगे तो वो अब क्लोज इंटरवल 1,2 के बीच में नहीं आ पाएगा। सो ये डेफिनेशन थी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की। आपको केवल डेफिनेशन ध्यान रखनी है जो ये यूज हो जाएगा। किसी सेट n को किसी पॉइंट का नेबरहुड कब कहेंगे, अगर एक ऐसा इंटरवल मिल जाए जो पॉइंट को तो अपने अंदर रखे और खुद सेट n के अंदर हो। इस पॉइंट a को सेट का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, इस सेट n को पॉइंट a का नेबरहुड कहेंगे। उसके लिए मैंने एक बार ये एग्जाम्पल बता दिया है। तो ये जो क्लोज इंटरवल है ये 1 और a और b का नेबरहुड नहीं होता, बाकी सभी बिंदुओं का नेबरहुड होता है। कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो। नहीं, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट नहीं हुई अभी। फर्स्ट यूनिट जब स्टार्ट होगी तब मैं बोलूंगा मीट्रिक स्पेस। ये तो मैं कुछ परिभाषाएं जो बीच में आपके लिए थोड़ी यूजफुल हो सकती है, सिर्फ वो बता रहा हूं। वो उस समय भी कराते हुए बोलूंगा, वैसे कल से करूंगा वैसे यूनिट स्टार्ट, या जो भी मीट्रिक स्पेस जब बोलूंगा। कुछ समय पूछना है कि मैं आगे बढ़ूं? ठीक है ना। नेबरहुड की डेफिनेशन ये थी, नेबरहुड की डेफिनेशन यानी प्रतिवेश। प्यारे स्टूडेंट्स, पता लग गया? गुड मॉर्निंग। पता लग गया क्या? आज ही बताना है।
वैसे ही काम चल जाएगा। एक बच्चे ने पूछा बुक लानी है कि वैसे ही काम चल जाएगा, वैसे ही काम चल जाएगा। गुड मॉर्निंग, मैं आपको जगा रहा हूं, आफ्टरनून चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने तो दो। सो ठीक है, तो मैं अगली डेफिनेशन बढ़ता हूं। सो ये था नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, और ए को हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। वो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा ये ऐसा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। मैंने तो वैसे डेफिनेशन लिख के छोड़ सकता था, पर मैंने सोचा क्या पता थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। सेकंड, ओपन सेट। ये वही डेफिनेशन है जो आप प्रीवियस में टोपोलॉजी वगैरह में खूब पढ़ के आए हैं, जो सारी डेफिनेशंस ये पढ़ के आए हुए हैं। ओपन सेट, तो किसी सेट को ओपन सेट कब कहते हैं? किसी सेट को ओपन सेट कब कहते हैं? अगर उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। मतलब देखिए, कोई सेट ओपन सेट कब कहलाता है? अगर उस सेट के अंदर का कोई भी पॉइंट ले लो, अगर उस सेट का हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। अगर ए एस का इंटीरियर पॉइंट है तो एस ए का क्या होता है? नेबरहुड होता है। और एस ए का नेबरहुड होता है मतलब हर पॉइंट के लिए एक इंटरवल मिले जो ए को रखे और खुद एस के अंदर हो। तो देखिए, अ सेट एस इज सेट टू बी ओपन। किसी सेट को ओपन सेट कब कहते हैं स्टूडेंट? ध्यान से, पहला यूनिट काफी आसान है। पहला यूनिट में आधा मीट्रिक चलेगा और आधा वही चलेगा जो आपने टोपोलॉजी में पढ़ा था। पहला तो महा आसान। तो सेट एस को हम ओपन कब कहेंगे? सेट एस इज सेट टू बी ओपन सेट इफ इट इज नेबरहुड ऑफ each of its point, if it is neighborhood of each of its point, अगर वह अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश हो, या कह लो if all points of S are interior points, अगर उसके सभी बिंदु आंतरिक बिंदु हो। यदि उसके सभी बिंदु आंतरिक बिंदु हो तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? ओपन सेट। तो सेट एस को ओपन कब कहेंगे? इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अगर वो अपने सभी बिंदु का प्रतिवेश है, या कह लो सभी बिंदु उसके आंतरिक बिंदु है। फॉर एग्जाम्पल, आर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी फाई आर ओपन सेट्स। ये ओपन सेट्स हैं। क्यों ये ओपन सेट क्यों है? क्योंकि ये अपने हर बिंदु का प्रतिवेश है। कि इस सेट किसी कोई भी उठा लो, फाई क्यों है? फाई में ऐसा कोई बिंदु नहीं है, फाई में कोई बिंदु ही नहीं है, फाई में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसका फाई प्रतिवेश ना हो, इसीलिए फाई पास है। जब तक कोई फेल नहीं होगा उसे पास माना जाता है मैथमेटिक्स में। जब तक कोई फेल ना, अगर आप कहोगे ये पास नहीं है तो बताओ कहां फेल है? क्योंकि फाई में, क्योंकि ऐसा कोई बिंदु नहीं है, ऐसा कोई बिंदु नहीं है प्रतिवेश, इसीलिए फाई अपने का प्रतिवेश हो गया। और फाई अगर अपने सभी, फाई में कोई बिंदु नहीं है, फाई अपने सभी बिंदुओं का प्रतिवेश है। भाई फाई का कोई बिंदु ही नहीं है तो फाई को प्रतिवेश होने की जरूरत ही नहीं है किसी बिंदु का, क्योंकि फाई अपने सभी बिंदुओं का प्रतिवेश है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि फाई में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसका फाई प्रतिवेश ना बन पाए, इसीलिए फाई ओपन सेट हो गया। अब आप ओपन इंटरवल ए कॉमा बी की बात करो तो ये वही है। कोई भी बिंदु उठा लो, उसके लिए आपको एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाएगा कि पॉइंट को रखे और खुद सेट के अंदर हो। तो ये सारे ओपन सेट होते हैं। और वो नेचुरल नंबर वगैरह वो अपने किसी बिंदु का प्रतिवेश नहीं है तो ओपन सेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ओपन सेट होने के लिए तो अपने सभी बिंदुओं का प्रतिवेश होना पड़ेगा। ठीक है ना? अगला, इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट,
किसी सेट का इंटीरियर किसे कहा जाता है? तो देखिए, किसी सेट के जितने भी आंतरिक बिंदु होते हैं ना, किसी सेट के जितने इंटीरियर पॉइंट होते हैं, उनका जो सेट होता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सेट। किसी सेट के सभी इंटीरियर पॉइंट को इकट्ठा कीजिए, किसी सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा कीजिए और उनका एक सेट बना दीजिए, उसे सेट का इंटीरियर कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय दिस वन, और कई लिखते हैं इंटीरियर ऑफ एस। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर का इंटीरियर कुछ नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर अपने किसी बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता। भाई नेचुरल नंबर, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जिसको रखने वाला इंटरवल पूरे नेचुरल नंबर के अंदर हो, यानी नेचुरल नंबर का कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। नंबर का कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं। इसको घर पे एक बार विचार करना ये चीजें, ताकि सोचने के लिए एक बार दिमाग खुल जाए आपका। ये एक बार अब मैं बोल नहीं रहा हूं, अब ऐसा लिख रहा हूं, देखता हूं आप इसको घर पे सोचिएगा। ये देखें, घर पे इस पे विचार कीजिएगा और मैं आपसे फिर अब कल मैं इसके डेफिनेशंस करा के कल मैं स्टार्ट करूंगा। कल नहीं तो फिर परसों में स्टार्ट करूंगा। अभी 5-6 दिन ऐसे आराम आराम चलते हैं, फिर मैं उसके बाद स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 1। ठीक है ना? ये कल विचार करके आइएगा, ये जो मैंने लिखे हैं ये मैंने क्या लिख दिया है, क्योंकि अगर ये हो गया तो समझ लेना ओपन सेट पता लग जाएगा और आपको नेबरहुड की डेफिनेशन पता लग जाएगी और आपको इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। सो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय।